नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हेडलाइन से रविंद्र शर्मा। आज मैं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार जी के समक्ष आया हूँ। इनसे हम कुछ सवालों के जवाब पूछेंगे। परमार जी नमस्कार। सर, आप बार बार बोल रहे हैं ऑपरेशन नड्डा, ऑपरेशन नड्डा। ये है क्या सर ऑपरेशन नड्डा, और कहाँ कामयाब नहीं हुआ, बताएंगे सर? देखो, ऐसा है कि राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोटिंग होना कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो हर जगह पे थोड़ी बहुत कहीं बड़े पैमाने पर भी क्रॉस वोटिंग होती है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास सिर्फ 25 विधायक थे। 25 को 34 करना बड़ा मुश्किल काम था। 9 लोग और चाहिए थे, वो उन्होंने किए। 6 कांग्रेस के आए, 3 निर्दलीय हुए, 34 हो गए। फिर टॉस हुआ और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उसमें जीता। यहां तक तो ठीक था। जब मैंने 2000 में चुनाव लड़ा था तब भी 3 कांग्रेस के वोट आए थे, तो 3 वोट हमारे ज्यादा आगे, बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो ऑपरेशन नड्डा था, ये था कि इसी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार को टॉपल करने की कोशिश थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि कांग्रेस को गिराने के लिए कांग्रेस के कम से कम 9 विधायक चाहिए थे। 9 विधायक नहीं आए, 6 आए और 3 निर्दलीय मिला के 9 हुए, जबकि 12, 13 या 14 चाहिए थे। जब आपके पास एक रिक्वायर्ड नंबर नहीं बन रहा है तो फिर आप पंगा क्यों ले रहे हो? आपने चौथी करके वो तो कर लिया, लेकिन जब आप उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया, अयोग्य घोषित कर दिए, तो हाउस हो गया 62 का, 3 जेबी चले गए, 59 का चला गया। तो सरकार बनाने के लिए 31 लोग चाहिए, उनके पास 34 हैं। जब 6 और होंगे तो आपके 31 होंगे। अगर 3 ये भी आ जाए तो 34 होंगे। लेकिन चुनाव तो चुनाव है। आपने कैसे सोच लिया कि यूपी बिहार की तरह आप निर्दलीयों और कांग्रेसियों को त्याग पत्र दिलवा के लाएंगे और हिमाचल की जनता उसको स्वीकार कर लेगी? आप सारी उम्र यहां हिमाचल में रहे और आप हिमाचल के लोगों की नब्ज नहीं पहचान पाए। और हिमाचल के लोगों ने 6 में से 4 लोगों को हरवा के बता दिया कि हमको जो आपका हथकंडा पसंद नहीं आया। लेकिन फिर आपने वो होने के बाद आपने 3 का त्यागपत्र दिला दिया। किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। यार, कौन सी कैलकुलेशन है, कैसा अर्थमेटिक है आपका कि जो आप और जयराम ठाकुर जी वो सारे कैंपेन में 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, 2 बनेगी। अरे भैया, कहां पढ़ के आए हो? 25 और 6 31 होते हैं, वो 34 हैं, 3 ये बाहर हो गए, ये चुनाव आ गया। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि जयराम ठाकुर जी की अज्ञानता के कारण ये सरकार बनी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो कांग्रेस से निपटने की बजाय अगर एक मृत्यु प्राय पड़ी कांग्रेस को जीवित करने का काम किया तो जयराम ठाकुर ने किया है। 3 उपचुनाव हार गए, अपनी गृह जिले की पार्लियामेंट हार गए और 4 लाख के करीब वोटों से रामसूख जी जीते थे, 7,000 वोटों से प्रतिभा सिंह जीत गई। और वो कहेंगे जी 1% का फर्क है। अरे भैया, 4 लाख कहां गए? जो 2 साल पहले बीजेपी को मिले थे वो 4 लाख वोट कहां गए? वो 4 लाख कवर करके वो 7 लाख का मार्जिन बना था। और फिर आप प्रदेश भी हार गए। ना कोई नड्डा को पूछ रहा है, ना कोई जयराम ठाकुर को पूछ रहा है। और इनकी जो जुगलबंदी थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बीजेपी को कमजोर किया है, हिमाचल प्रदेश के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बाहर किया है और अपने जो कलेक्शन करता है वो उनको कार्यकर्ताओं के सिर पे बिठा दिया और उनका कद बढ़ाने के लिए अब बाहर से बस्ती कर रहे हैं ताकि कोई आवाज ना उठे और उनको ना आए। मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जगह पर कलेक्शन कर्ताओं ने ले ली और वो प्रॉब्लम बनी हुई है और आगे और बढ़ेगी। सर, देखने में आया कि जेपी नड्डा जी ने संघ को भी कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे केंद्र सरकार भी हिल लगी। नहीं, देखो, ऐसा है कि मुझे संघ में शाखा में लेके जाने वाले श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और जगत प्रकाश नड्डा जी कहते थे कि संघ इज आइडियोलॉजिकल पावर हाउस ऑफ बीजेपी। यहां से हमें वैचारिक प्रेरणा मिलती है, यहां से हम वैचारिक प्रेरणा लेके काम करते हैं। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए
और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा चुनाव लड़ रही है। मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े लोकतंत्र का, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को चुनाव लड़वा रही थी और दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन संघ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान गैर जरूरी था, बिना मतलब था और बेतुका था। और मुझे तो लगता है कि लगता ही नहीं है, अब तो रिजल्ट आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जगत प्रकाश नड्डा जी के इस बयान के बाद एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग जो 350 370 सीटें जीतने की मंशा रख रहे थे वो 240 पे अटक गए। और श्री नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 10 साल से एक तेज रफ्तार से देश को और खुद वो आगे बढ़ रहे थे, नड्डा जी के इस बयान ने श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को घटक दलों की बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किया है और एक बहुत बड़ी गलती जगत प्रकाश नड्डा ने की है। आपने सर, नड्डा जी हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तो चले गए, अब तो हेल्थ मिनिस्टर बन गए, अब चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आ रहे हैं, तो क्या लगता है जो पुराने हमारे जो बिछड़ गए हैं साथी, जो भाजपा ने छोड़ दिए हैं, निकाल दिए हैं, उनको लेगी भाजपा? कुछ लगता है सर? देखो, हमारी किसी से बात हुई नहीं, ना हमने की है ना हमने किसी से बात की है, और मैं ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, ऐसे आपके संगठन मंत्री रहे, इनकी भी प्रदेश में जो है इनकी भी एक अहम भूमिका रहती है, तो इस बारे में अभी जो संगठन का ही प्रस्ताव आगे जाता है, ऐसा कुछ लगता है आपसे? को मिला सर? ऐसी कोई बात नहीं सर। अभी भाजपा के 30 से 35 लोग इसी कटघरे में खड़े कर दिए उन्होंने। चलो, अभी और भी होने वाले हैं, ये 6 से 8 लोग और हो गए, और 68 लोगों के विधानसभा में 9 बहुत बड़ी संख्या है। 20-22 लोग पहले किनारे बैठे हुए थे और ये 9-10 लोग और शामिल हो गए, और 2027 तक ये संख्या कहां पे जाएगी मुझे अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन बड़ी विकट स्थिति है। और ये सारी, मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि ये सारी परिस्थितियां तब पैदा हो रही हैं जब देश की बागडोर है वो प्रदेश का ही एक कार्यकर्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कर रहे हैं, और उन्हीं के होते हिमाचल प्रदेश में की बीजेपी में इतनी बड़ी बगावत हुई, उन्हीं के होते ये जो ऑपरेशन हुआ है, जिसको मैं बार बार ऑपरेशन नड्डा बोलता हूं, कि एक गैर वाजिब और गैर जरूरी एक्शन था, और जो नहीं होना चाहिए था हुआ है, उसका पार्टी को नुकसान हो रहा है, जो आगे भी होता रहेगा। सर, इस सारी जो भूमिका जो नड्डा जी की, मतलब आप मान के मुझे लगता है कि उनके इशारे के बिना नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक छोटा सा प्रदेश है। मैंने जब अपने मामलों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को मिला था, तो वो लोग कहते थे कि कृपाल जी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नड्डा जी को हिमाचल प्रदेश में फ्री हैंड मिला हुआ है। तो मैंने मजाक में उनको भी कहा था कि फ्री हैंड कहीं उल्टा ना पड़ जाए, और मुझे लगता है कि मेरी बात सच होती नजर आ रही है, और जो फ्री हैंड उनको मिला था उसका भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से नुकसान हुआ। सर, आप एबीपी में थे, आप शिमला उसमें पढ़े यूनिवर्सिटी में, आप तो नड्डा जी और आप सहपाठी थे, जाके पीछे थे, कुछ ऐसा पता चला? हम लोग एक क्लास में थे, एक सेक्शन में थे, एक डिपार्टमेंट था, एक हॉस्टल था, एक फ्लोर था, 7 के कमरे थे, और 3 साल 3.5 साल हम इकट्ठे रहे हैं। और उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, वो बराबर वोट हुए थे, एक वोट से हार रहे थे, एक वोट मैंने गायब किया था। तो यूनिवर्सिटी में हमने कब्जा किया, नड्डा जी उसमें वाइस चांसलर बने, मैं रजिस्ट्रार बना। उस समय वीरभद्र जी मुख्यमंत्री, वीरभद्र की सरकार थी और तूती बोलती थी वीरभद्र की। आपको उठाया ना उन्होंने, कांग्रेसियों ने? सब कुछ हुआ था, केस भुगते हैं हमने। जब यूनिवर्सिटी में कब्जा किया तो उसमें क्रिमिनल केस बना था, केस तरीके भुगती हैं। और यहां तक कि नड्डा जी के इनिशिएटिव पर 14 अक्टूबर 1984 को मेरे नेतृत्व में 4 विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में जाकर हंगामा किया था, पॉम्फलेट फेंके थे, नारे लगाए थे, गिरफ्तारियां दी थी, जेल यात्रा की थी। और इतना कुछ होने के बाद, ऐसी संबंध होने के बाद, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उन्होंने अपने जितने भी यूनिवर्सिटी काल के दोस्त थे सबको खत्म कर दिया, उसमें हम लोग भी शामिल। वही होता है राजनीति में सब। हाँ चलो, अगर नहीं होता तो हुआ, लेकिन वो कहते थे कि जब हम किसी जगह पर पहुंचेंगे तो बताएंगे कार्यकर्ताओं की कदर कैसे होती, और जब वो पहुंचे तो कार्यकर्ता की कदर की।
काफी लोग निकालेंगे, काफी वरिष्ठ थे। आप भी दूसरी पार्टी से निकाला ये अलग बात है, लेकिन मुश्किल के समय के दोस्तों को खत्म करना, हम अगर दुश्मनों के हाथों मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। सुभाष ठाकुर उनके बचपन का साथी था, बिलासपुर से विधायक था, सिटिंग विधायक था, बहुत बड़े मार्जिन से जीता हुआ था, उसका टिकट काट दिया। मैं मात्र 1100 वोटों से हारा था। बलदेव ठाकुर को मैं दावे से कहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने खड़ा किया, बीजेपी के फंड से उसको फंडिंग हुई और उसको कमिटमेंट हुई थी कि तू इसको हरवा और तेरे को अगला टिकट मिलेगा। सुना जाता है तो कौन ऐसी किसकी हैसियत थी जो उसको कमिटमेंट करता और वो कमिटमेंट पूरी भी हुई? तो इसका मतलब कि बड़े आदमी को रोल था उसमें। सुनने को आता है अगर आप उस इलेक्शन को जीत जाते तो शायद आप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश होते। कुछ भी हो सकता है, अगर जयराम ठाकुर बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। ऐसी अटकलियां थी आप पर थी। और सर ऐसे है, अब आपको जो लगता है संगठन का जो स्वाभाविक जो इस समय रूपरेखा है, इसमें और अटकलियां लगने जा रही हैं कि अब जो कांग्रेस का मिलन हो गया भाजपा के साथ, अब भाजपा भी शुद्ध नहीं रही है। देखो ऐसा है कि मोदी जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और नड्डा जी ने कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी। तो अब तो कुछ फर्क रहा ही नहीं कि कोई इधर रहे या उधर रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीजेपी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस में आओ, बीजेपी में आओ। बीजेपी जो हिमाचल की बीजेपी है, जिसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है कि सबसे बढ़िया संगठन हमारा वहां पे है, वहां पर उन्होंने आधे लोग कांग्रेस के भर दिए। सब टैक्सी सिस्टम भी चलता होगा, अटैची पैसे वाला, पता नहीं यार क्या करता है, क्या क्या होता है, चलता है लगता है। क्या 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 कहें हम तो कुएं भोगी है ना। मैं ये बात कहता हूं कि कार्यकर्ता की जगह विपक्षकर्ता ने ले ली। और पिछले 2022 के चुनावों में लगभग 18 से 20 सीटें ऐसी थी जो फाइनेंशियली ताकतवर जो लोग थे उनको मिली हैं। तो उसके पीछे क्या हुआ होगा ये मैं नहीं कह सकता। चलो जनता को थोड़ा पैसा मिल गया, अमीर हुई थोड़ी सी, 2-4 दिन के लिए सही। देखो जिस बात का कोई सबूत नहीं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, लोगों में ये चर्चा बनी रहती है कि पैसा लेके चलो हो गया काम। देखो ऐसा ना, आप ये जो निर्दलीय विधायक है इनके बारे में चर्चा होती है, लेकिन किसने देखा है? लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जब लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिलता कि आपको जरूरत नहीं थी तो क्यों दिया। शक तो पूरा है सर। अगर आपको कानूनी तौर पर त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं थी तो आपने त्याग पत्र क्यों दिया? और जब उसका जवाब नहीं मिलता तो कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाते हैं वो सच्चे लगते हैं। इसमें सुक्खू सरकार को मेरे को लगता है फायदा होने वाला है। उनको फायदा हो ना हो, बीजेपी को नुकसान जरूर हो। नुकसान है सर। ठीक है सर, नमस्कार। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।